नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर में। हूं प्रीति सिंह। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। भ्रष्टाचार, गंदगी और सामाजिक बुराई से लड़ने वाला हर मेहनतकश भारतीय चौकीदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैं भी चौकीदार हूं अभियान के लिए वीडियो किया जारी। कहा, देश की सेवा करने के लिए मजबूती से खड़ा है आपका चौकीदार। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। लोकसभा चुनाव के पहले दौर की 91 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का हो सकता है ऐलान। कांग्रेस के 18 उम्मीदवारों की तीसरी सूची में मुकुल संगमा, सुष्मिता देव और गौरव गोगोई के नाम। पश्चिम बंगाल के लिए वाम दलों ने जारी की 25 उम्मीदवारों की पहली सूची। नई स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए उपराष्ट्रपति का फार्मा क्षेत्र में शोध और इनोवेशन पर जोर। हैदराबाद में फार्मेसी महाविद्यालय के कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए कम लागत वाली दवाओं के विकास पर ध्यान देने की जरूरत। दो मस्जिदों में गोलीबारी के बाद 5 भारतीय नागरिक लापता, 2 जख्मी। न्यूजीलैंड में भारतीय उच्चायोग पीड़ितों की कर रहा है मदद। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने बंदूक कानून में सुधार का लिया संकल्प। मुख्य आरोपी ब्रेंटन टैरेंट की अदालत में पेशी। छत्तीसगढ़ की लोक गायिका तीजन बाई को पद्म विभूषण सम्मान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पर्वतारोही बछेंद्री पाल, क्रिकेटर गौतम गंभीर और अभिनेता मनोज वाजपेयी समेत कई हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से किया सम्मानित। और सबसे पहले बात आगामी लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर खुद को चौकीदार बताते हुए ट्वीट किया है और कहा है कि न सिर्फ मैं बल्कि इस देश का हर नागरिक चौकीदार है। उन्होंने कहा कि आपका चौकीदार देश की सेवा कर रहा है। देश की प्रगति के लिए जो भी व्यक्ति मेहनत कर रहा है वो चौकीदार है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश का हर व्यक्ति जो भ्रष्टाचार, गंदगी और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ रहा है वो चौकीदार है। देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी व्यक्ति कठिन परिश्रम कर रहा है वो चौकीदार है। उन्होंने लिखा कि मैं अकेला नहीं हूं, आज देश का हर नागरिक कह रहा है कि मैं भी चौकीदार हूं। उन्होंने एक हैशटैग का भी इस्तेमाल किया जिसमें लिखा है मैं भी चौकीदार। अपने ट्वीट के साथ प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी शेयर किया। इस वीडियो में देश के अलग अलग राज्यों के लोगों को नए भारत की कल्पना के साथ जुड़ते हुए दिखाया गया है। गाने की एक पंक्ति झूठ पर प्रहार करती है। वो पंक्तियां कुछ इस तरह हैं। झूठ के कपाल पर सत्य का प्रहार हूं। आइए देखते हैं इस वीडियो के कुछ अंश। मैं नए भारत की कल्पना से सहमत विचार हूं। हमें भी चौकीदार बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होगी, जिसके बाद पार्टी लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामों की पहली सूची जारी कर सकती है और इस लिस्ट में अधिकतर नाम पहले चरण में होने वाले मतदान वाली सीटों से संबंधित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होने वाली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह करेंगे। पहले चरण में 91 सीटों के लिए 11 अप्रैल को मतदान होगा। चुनाव आयोग की उच्च स्तरीय टीम आज पश्चिम बंगाल दौरे पर है। निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल की चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे। वो प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे। अर्धसैनिक बलों की 7 कंपनियां राज्य में पहुंच गई हैं, जिनकी तैनाती संवेदनशील क्षेत्रों में की जाएगी। 3 और कंपनियां शीघ्र ही कोलकाता पहुंच जाएंगी। वहीं लोकसभा चुनाव में धनबल पर लगाम लगाने के लिए शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने दिल्ली में बैठक की। चुनाव आयुक्त ने कहा कि आयोग धनबल के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए दृढ़ है। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा किए गए चुनाव खर्च की निगरानी के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं।
बैठक में जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा गुप्त खर्च पर अंकुश लगाने के तरीके शामिल थे। बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त अरोड़ा ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए भारत के चुनाव आयोग का संवैधानिक जनादेश है। स्वतंत्र चुनाव का संचालन लोकतंत्र की बड़ी चुनौतियों में से एक है। बैठक में कर बोर्ड के प्रमुख, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी के अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी। इसमें उत्तर प्रदेश, असम, तेलंगाना और पूर्वोत्तर के 18 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की 12 असम की 5, तेलंगाना की 8, मेघालय की 2 और सिक्किम और नागालैंड की 1-1 सीट के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया को बाराबंकी से उम्मीदवार बनाया गया है। असम के उम्मीदवारों में गौरव गोगोई और सुष्मिता देव प्रमुख नाम हैं। कालियाबोर से गौरव गोगोई और सिलचर से सुष्मिता एक बार फिर चुनावी समर में होंगे। दोनों इन सीटों से वर्तमान में सांसद हैं। मेघालय में शिलोंग से पूर्व केंद्रीय मंत्री विंसेंट पाला और तुरा से पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा उम्मीदवार बनाए गए हैं। वाम मोर्चे ने पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को अपने 25 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। 15 पर सीपीएम और अन्य पर घटक दल के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। वाम मोर्चा ने जिन 25 उम्मीदवारों की सूची जारी की है उसमें पुरुलिया और बशीरहाट भी शामिल हैं। पुरुलिया से फॉरवर्ड ब्लॉक के वीर सिंह महतो और बशीरहाट से भाकपा के पल्लव सेन गुप्ता उम्मीदवार हैं। रायगंज से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मोहम्मद सलीम और मुर्शिदाबाद से बदरुद्दोज़ खान प्रत्याशी हैं। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में अपनी 5वीं सूची जारी करते हुए गाजियाबाद लोकसभा सीट पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपने पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार शर्मा उर्फ मुन्नी को महागठबंधन का उम्मीदवार घोषित किया है। इससे पहले कल ही जारी चौथे लिस्ट में समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। इसमें गोंडा लोकसभा से विनोद कुमार, बाराबंकी से राम सागर रावत, कैराना से तबस्सुम हसन और संभल से शफीकुर रहमान बर्क को प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने उत्तराखंड में कांग्रेस के औपचारिक चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। देहरादून में विशाल परिवर्तन रैली में बीजेपी के कद्दावर नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी के बेटे मनीष खंडूड़ी कांग्रेस में शामिल हुए। वहीं जनता दल एस के महासचिव दानिश अली बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की मौजूदगी में बीएसपी ज्वाइन की है। दानिश अली ने कहा कि जेडीएस का यूपी में संगठन नहीं है। आज संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में हमें मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। मैं सोचता हूं कि मेरी जो ऊर्जा है वो बहन जी के मिशन के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो सपना देखा, मान्यवर काशीराम जी ने जो सपना देखा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने जो सपना देखा, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का जो संघर्ष और सपना था, उन सब को साकार करने के लिए आज बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व को मैंने कबूल किया है। हरियाणा से पूर्व कांग्रेस सांसद अरविंद शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। अरविंद शर्मा 2 बार कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं। अरविंद शर्मा ने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं बीजेपी में शामिल हुआ हूं। उन्होंने कहा कि मेरी कोई मांग नहीं है, मैं सोच समझकर बीजेपी में शामिल हुआ हूं। आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। हर वर्ग के लिए बीजेपी ने काम किया है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक पर, अब एयर स्ट्राइक हुई, इसके ऊपर आप सवाल उठाते हैं, आप किस तरह की बातें करते हैं। इन सारी सोचों को देख करके, इन सारी बातों को देख करके मैंने निर्णय किया। मैं पीछे प्रधानमंत्री जी से भी मिला था, नमस्कार हुआ था, मिला था, और परसों अध्यक्ष जी से भी, आदरणीय परम आदरणीय अमित शाह जी से भी मेरी मुलाकात हुई। और मैंने डॉक्टर अनिल जैन जी और खट्टर साहब से तो मैं मिलता ही रहता हूं। तो मुझे पूरा, मैंने अपने खूब अच्छे तरीके से, जींद का जब उपचुनाव हुआ तब भी हम इकट्ठे हमने काम किया। मैंने खूब अपने दिल से, अपनी आत्मा की आवाज से मैं आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं। अपना दल उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपना दल से अपना गठबंधन बरकरार रखा है। अपना दल की नेता और नरेंद्र मोदी सरकार में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने शुक्रवार को दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की।
इस मुलाकात के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ अपना दल का गठबंधन बरकरार रहेगा। इसके तहत अनुप्रिया पटेल एक बार फिर मिर्जापुर से ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी, जबकि दूसरी सीट पर दोनों दलों के नेता बैठकर चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग की सीरीज एजेंडा 2019 के 5वें भाग में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और उम्मीदों से भरा भारत इस देश को वंशवादी राजनीति चलाने से रोकेगा। अरुण जेटली का कहना है कि आजादी के बाद देश भर में शासन करने वाली कांग्रेस ने इस देश में वंशवादी राजनीति को आगे बढ़ाया और ये एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई। उन्होंने लिखा कि 1991 के बाद देश में कई क्षेत्रीय दल उभरे, लेकिन ये भी पारिवारिक पार्टी बनकर रह गई और ये परिवार की संपत्ति की तरह हो गई और पार्टी के सभी फैसले परिवार के हाथ में रहे, जिसका राजनीति, नीतियों और प्रशासन में बुरा असर पड़ा। लेकिन 2014 के चुनाव में मोदी फैक्टर सामने आया और पारिवारिक पार्टियों को करारी हार का सामना करना पड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ये सवाल है। परिवार के इर्द गिर्द चलने वाली पार्टियों में विरासत को लेकर आपसी खींचतान भी दिखी है। ऐसे में उम्मीदों से भरा भारत देश को वंशवादी लोकतंत्र में बदलने से रोकेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली के ब्लॉग को रीट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक नया भारत है जहां व्यक्ति का प्रदर्शन मायने रखता है, वंशावली नहीं। अब वंशवादी राजनीति व्यवस्था में शामिल होने वाले मेधावी लोगों के लिए एक बाधा के रूप में काम नहीं कर पाएगी। केवल कुछ शक्तिशाली परिवारों के लिए नहीं, बल्कि 130 करोड़ भारतीयों के लिए दरवाजे और अवसर खुले हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ब्लॉग लिखकर कांग्रेस पर आतंकवाद के मामले पर ढुलमुल रवैया अपनाने और आरोप प्रत्यारोपों से पाकिस्तान की परोक्ष तौर पर मदद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड पर जब वैश्विक दबाव बन रहा था तो ऐसे वक्त में कंधार कांड और मसूद अजहर को 1999 में रिहा करने को मुद्दा बनाने को स्तरहीन राजनीति उन्होंने करार दिया। ये भी याद दिलाया कि कंधार कांड में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी चर्चा की थी और सभी दलों की सहमति के बाद रिहाई का फैसला किया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उस घटना पर सवाल उठाकर अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के विवेक पर ही सवाल उठा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इस बार जब आप मतदान के लिए जाएंगे तो वहां ईवीएम के साथ वीवीपीएटी भी आपको नजर आएगा। वीवीपैट की व्यवस्था चुनाव आयोग ने ईवीएम की गड़बड़ी की शिकायतों के मद्देनजर की है। आयोग की तरफ से मतदाताओं को इसके बारे में बताया जा रहा है। आपका हर वोट कीमती है। वोट सही कैंडिडेट को गया या नहीं, ये शंका मतदान करते ही दूर हो जाएगी। मतदान केंद्र में ईवीएम के साथ लगी वीवीपैट यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल इस बात की तुरंत तस्दीक करेगा। चुनाव आयोग की तरफ से ईवीएम के साथ वीवीपैट की मशीनें जगह जगह दिखाई जा रही हैं, जिससे मतदाता इसके बारे में जान सकें। पहली बार इस्तेमाल हो रही है तो इसके बारे में जानकारी होना लोगों को ज़रूरी है। इसके लिए 9 जनवरी को हमने एक अभियान शुरू किया। हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे पास 70 असेंबली सेगमेंट्स हैं, तो 70 के 70 असेंबली सेगमेंट्स में हमने 2-2 गाड़ियां लगाई जो कि इन मशीनों को लेके और जगह जगह जाते हैं। डेली 2-3 जगह एक गाड़ी कवर करती है। जब आप ईवीएम में किसी उम्मीदवार के नाम के सामने लगे बटन को दबाकर उसे वोट करते हैं तो वीवीपैट से एक पर्ची निकल आती है, जिससे आपको पता चलेगा कि वोट किस उम्मीदवार के हिस्से गया है। इस पर्ची पर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह छपा होता है। मतदाता 7 सेकंड तक इस पर्ची को देख पाएंगे और फिर ये सील बंद बॉक्स में गिर जाएगी। ये आपको नहीं मिलेगी। पहले दबाते थे, जाते थे हम वोट देने के लिए, तो क्या कहते कि बटन दबा दिया वो बोल के रह जाता था। अब इतना मेरे को ये पता तो लगा कि हमको ये नंबर दबाया हो, ये नंबर हमारा ये दिख रहा हो मेरे को, तो ये यही चीज़ मेरे को नया चीज़ देखने को मिला है। तो उससे जी ये पता लग जाता कि किसको वोट डाली है, मालूम पड़ जाता है। बिल्कुल बेनिशान था हम। ऐसा होता था कि जिसको वोट डालते थे पता नहीं चलता था किसको वोट गया है। ये वहम थी लोगों की कि मैं इसको वोट दिया हूँ, इसको जा रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। भारत निर्वाचन आयोग से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। चुनाव आयोग ने 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराने की घोषणा की है। इस बार ईवीएम में वीवीपैट मशीन भी लगाने की बात कही है, जिससे ईवीएम की विश्वसनीयता पर उठ रही आशंकाओं को विराम लग सके। तमाम राजनीतिक पार्टियों की शिकायत के बाद इस बार लोकसभा चुनाव में सभी पोलिंग बूथ पर वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। बहरहाल जाहिर है
चुनाव आयोग की इस पहल के बाद ईवीएम मशीन पर सवाल उठाने की गुंजाइश नहीं रहेगी। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरकार की कोशिश रहती है रोगियों को सस्ती दवा मिले, इसलिए वो दवाओं के दामों पर लगाती है नियंत्रण। ये कोशिश कितनी रंग लाई है जानने की कोशिश करेंगे मेरे साथ अर्थनीति में शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टेलीविज़न पर। बौद्ध वृक्ष गया स्थित प्राचीन महाबोधि मंदिर के आंगन में लगा करीब 120 साल पुराना पेड़ बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक। कहते हैं इसी जगह महात्मा बुद्ध ने की थी तपस्या और जिस पीपल के नीचे बुद्ध को मिला था ज्ञान, ये बौद्ध वृक्ष है उसी की संतान। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज तेलंगाना दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति आज हैदराबाद में सरोजिनी नायडू वनिता फार्मेसी महाविद्यालय के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने समारोह को संबोधित करते हुए लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना के शैक्षणिक संस्थानों की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने फार्माकोलॉजी की यात्रा लंबी और शानदार रही है। नई स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए उपराष्ट्रपति ने फार्मा क्षेत्र में शोध और इनोवेशन पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए कम लागत वाली दवाओं के विकास पर ध्यान देने को भी कहा। Maintaining its legacy of being pioneer in the field of pharmacology, India today enjoys the exalted position of being the pharmacy to the world. The world is recognizing now. I've been to Latin America recently, only 4 days back. They are all looking to Indian generic medicines. Because our medicines are good, medicines are comparatively cheaper also. The pharma industry has posted a robust double-digit growth over the last few years. The industry was worth $36.7 billion in 2017 and is projected to grow to $55 billion by 2020 in another 2 years. That is the story. You have a great opportunity. It is quite heartening to note that the pharma sector is outperforming most other sectors in achieving consistently high growth also. The pharma exports stood at $17.27 billion in 17 and 18, while India is exporting to over 200 countries. The major market, however, is USA. India is the largest provider of generic drugs globally. न्यूजीलैंड की 2 मस्जिद में शुक्रवार को हुई गोलीबारी में भारतीय समुदाय के 5 नागरिकों के लापता होने की खबर है। 2 भारतीय नागरिक जख्मी भी हुए हैं। इनके अलावा भारतीय मूल के 2 न्यूजीलैंड के नागरिक भी लापता हैं। विदेश मंत्रालय लगातार न्यूजीलैंड में भारतीय उच्चायोग के संपर्क में है। किसी भी प्रकार की सहायता और जानकारी के लिए न्यूजीलैंड में भारतीय उच्चायोग ने 24/7 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हमले में घायल हुए भारतीयों के परिवार वालों को न्यूजीलैंड का वीजा भी उपलब्ध कराया जा रहा है। न्यूजीलैंड में तकरीबन 2 लाख भारतीय और भारतीय मूल के लोग रहते हैं। भारतीय उच्चायोग के आंकड़ों के अनुसार न्यूजीलैंड में 30,000 से ज्यादा भारतीय छात्र हैं। इस बीच बंदूकधारी हमलावर की पहचान ऑस्ट्रेलियाई चरमपंथी ब्रेंटन टेरेंट के रूप में हुई है। वो ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है और उसे वहां की अदालत में पेश किया गया। इस गोलीबारी में कम से कम 49 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावर ने शुक्रवार की नमाज के वक्त हमला किया था, जिस वक्त वहां काफी लोग थे।
उसने वहां से निकलने के बाद भी गोलीबारी की, जिसमें वहां से गुजरने वाले लोगों को निशाना बनाया। घटना के दौरान बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी मौजूद थे। इस हमले में बांग्लादेश क्रिकेट टीम बाल बाल बची है। हादसे के कारण टीम का न्यूजीलैंड दौरा रद्द कर दिया गया है। भारत समेत दुनिया भर में इस हमले की कड़ी निंदा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड में हुए आतंकी हमले पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई है। उन्होंने लिखा है कि इस दुख की घड़ी में भारत न्यूजीलैंड के साथ है। प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि सभी तरह के आतंकवाद की निंदा की जानी चाहिए। जो इसका समर्थन करते हैं उन्हें अलग थलग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि लोकतांत्रिक समाज में हिंसा और घृणा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनिया के कई देशों ने इस आतंकी हमले की निंदा की है। उन्होंने मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई है और हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। I want to offer my personal condolences to the nation of New Zealand in the wake of the grotesque mosque attacks in Christchurch. The thoughts and prayers of the American people are with the victims and their families today. The United States condemns this hateful assault. We pledge our unwavering solidarity with the government and people of New Zealand in this hour of darkness. And we stand ready to offer any and all assistance. और आपको एक बार फिर बता दें कि न्यूजीलैंड में भारतीय उच्चायोग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और ये हेल्पलाइन नंबर हैं 021803899 और 021850033 यानी 021803899 021850033। भारत ने कहा है कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद का खात्मा चाहता है तो पहले उसे दाऊद इब्राहिम और सैयद अलाउद्दीन को सौंप देना चाहिए। ये दोनों भारत के मोस्ट वांटेड अपराधी हैं और भारतीय नागरिक हैं। भारत कई बार मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट पाकिस्तान को सौंप चुका है, लेकिन पाकिस्तान बार बार इनके अपने यहाँ होने से मना करता है। दाऊद इब्राहिम 1993 में मुंबई सीरियल धमाके का मुख्य अभियुक्त है। सैयद सलाहुद्दीन आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया है और 2017 में पठानकोट आर्मी बेस कैंप पर हमले का मुख्य अभियुक्त है। आतंकी फंडिंग पर कड़ी कार्रवाई करते हुए आयकर विभाग ने कहा है कि उसने जम्मू और कश्मीर में की गई छापेमारी के दौरान करोड़ों की नकदी, ज्वेलरी और संपत्ति का पता लगाया है। विभाग ने कश्मीर में 5 ठिकानों और जम्मू के कुछ जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें 1.44 करोड़ की अघोषित नकदी, 2.48 करोड़ रुपए की बेहिसाब ज्वेलरी जब्त की है। इसके अलावा 41 करोड़ से अधिक की अघोषित संपत्ति के लेन देन के सबूत मिले हैं। साथ ही 17 करोड़ की गोपनीय वित्तीय लेन देन का भी पता चला है। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन के करीब एक फुट ओवर ब्रिज हादसे के मामले में कार्रवाई की गई है और बीएमसी ने 2 इंजीनियरों को निलंबित किया है। 2 रिटायर हो चुके इंजीनियरों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। इस घटना में मरने वालों की तादाद बढ़कर 6 हो गई है, जबकि 31 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को जीटी और सेंट जॉर्ज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मध्य रेलवे और बीएमसी से संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय जांच में ये पता करने के आदेश दिए हैं कि ऑडिट रिपोर्ट किसने और कैसे बनाई। जुलाई 2018 में मुंबई के अंधेरी में भी फुट ओवर ब्रिज गिरने से हादसा हुआ था। इसके बाद फुट ओवर ब्रिज के ऑडिट के आदेश दिए गए थे। भारत का व्यापार घाटा इस साल फरवरी में कम होकर 90 अरब 60 करोड़ डॉलर का रह गया है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश का निर्यात इस महीने वार्षिक आधार पर 2.44% बढ़कर 26 अरब 67 करोड़ डॉलर का हो गया, जबकि आयात 5.4% घटकर 36 अरब 26 करोड़ डॉलर का रहा। वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि निर्यात में ये बढ़ोतरी औषधि, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में अधिक निर्यात के कारण हुई है। मीडिया ग्रुप हिंदू बिजनेस लाइन की ओर से आयोजित चेंज मेकर अवार्ड्स में जीएसटी काउंसिल को चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बतौर जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन इस अवार्ड को रिसीव किया। जीएसटी काउंसिल को यह अवार्ड वन नेशन वन टैक्स की दिशा में काम करने के लिए दिया गया है। इस मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भविष्य में
भारत की 4 प्राथमिकताएं हैं। ग्रामीण भारत का विकास, रक्षा खरीद में देरी को दूर करना, स्वास्थ्य और शिक्षा सरकार की प्राथमिकताओं में है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इस साल 112 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया है। राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ की लोक गायिका तीजन बाई को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया। एमडीएच कंपनी के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी को राष्ट्रपति ने व्यापार और उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम करने के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। इसके अलावा बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी और क्रिकेटर गौतम गंभीर को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। साथ ही माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पर्वतारोही बछेंद्री पाल को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साथ ही राष्ट्रपति ने सार्वजनिक मामलों में अहम योगदान देने के लिए एचएस फुल्का को पद्मश्री सम्मान से नवाजा। बात खेलों की। भारत 2020 में अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा। फीफा के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो ने इसकी जानकारी दी। 2017 में अंडर 17 पुरुष विश्व कप के बाद ये दूसरा फीफा टूर्नामेंट होगा जिसकी मेजबानी भारत करेगा। टूर्नामेंट में एशियाई टीमें सबसे सफल टीम है, जिसमें उत्तर कोरिया ने टूर्नामेंट 2 बार जीता है, जापान और दक्षिण कोरिया ने एक बार जीता, जबकि फ्रांस और स्पेन टूर्नामेंट जीतने वाली गैर एशियाई टीमें हैं। डिफेंडिंग चैंपियन भारत और श्रीलंका ने सैफ महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। सैफ चैंपियनशिप में भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है और भारत ने रिकॉर्ड 4 बार ट्रॉफी जीती है। ग्रुप बी में भारत और श्रीलंका का मुकाबला कल होगा। बांग्लादेश और मेजबान नेपाल पहले ही ग्रुप ए से अंतिम 4 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। दोनों आज अपने अंतिम ग्रुप मैच में एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक विश्व कप में वॉल्ट स्पर्धा का आज फाइनल खेलेंगी। दीपा कर्माकर ने क्वालिफाइंग दौर में तीसरे स्थान पर रहकर वॉल्ट स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया था। दीपा ने प्रतियोगिता में पहली बार सबसे मुश्किल हैंड फ्रंट 540 वॉल्ट में हाथ आजमाया था। बात होली के रंग की। मथुरा के पास बरसाना की होली सबसे निराली होती है। बरसाना में लठमार होली न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी मशहूर है। यहाँ लोगों पर होली से कई दिन पहले खुमार छा जाता है। होली पर बरसाना में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। मथुरा में फागुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन लठमार होली खेली जाती है। ये होली बड़े ही प्यार के साथ बिना किसी को नुकसान पहुंचाए खेली जाती है। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।